हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे वेक्टर में एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे लिखा जाता है, फाइंड किया जाता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बाबू लोग। क्या स्टार्ट करेंगे? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, तो एंगल लिखते पहले कैसे है देखना। मान लो दो वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, एक वेक्टर ए दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा वेक्टर ए दिया हुआ है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तब वेक्टर ए और वेक्टर बी का एंगल मान लो कि यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री है। तो इसके बाद वाला इधर कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा, क्योंकि टोटल होता है कितना, 360 होता है पूरा एक सर्कल में। तो इतना 30 है, तो यहाँ से इधर कितना हो गया, 330 हो गया। ठीक है, अच्छा ये था। सेकेंड में आके देखो थोड़ा। मान लो कि एक वेक्टर ए दिया हुआ है। ठीक है, एक वेक्टर ए दिया हुआ है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ठीक है, ये जो एंगल है दिया हुआ है हम सबका 300, कितना दिया हुआ है, सॉरी सॉरी 200 दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको एंगल निकालना है किसके बीच में, दो वेक्टर के बीच में। तो एंगल दो वेक्टर के बीच में ए वाला एंगल नहीं होगा, होगा जब भी ये दोनों के बीच का एंगल ये वाला होगा। जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल ना पता करना है हमको। तब दो, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी है, दोनों का एंगल कितना है, 30 डिग्री, ना कि 330 डिग्री। दो वेक्टर के बीच का एंगल 330 नहीं है, यहाँ पे 30 डिग्री है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, दो वेक्टर है, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर है। ठीक है, तो ए वाला एंगल नहीं होगा दो वेक्टर के बीच में, जब भी होगा ए वाला एंगल होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये वाला, वो 200 है तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, क्योंकि टोटल होता है 360 होता है। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए हो गया। ठीक है, अब देखो थर्ड में, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब मान लो यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग का 120 डिग्री, कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री दिया हुआ है। हमको बताना है दो वेक्टर के बीच का एंगल, तो कितना होगा। जो बच्चा बेवकूफ होगा वो क्या बोलेगा कि सर दो वेक्टर का बीच का तो एंगल दिया हुआ है ही 120, और तो कुछ बोलना है ही नहीं इसमें, ऐसे बताए थे। दो वेक्टर तो दिया हुआ रहेगा, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर नीचे जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, किधर होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग, एक जा रहा है इधर एक जा रहा है इधर। ठीक है, तो दोनों का डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से, ना कि एगो ऐसे रहेगा तब। जैसे कि मान लो वेक्टर एगो ए है, एक वेक्टर इधर बी है, तो ए वाला जो एंगल होगा ना, ये वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, तो ए वाला जो एंगल होगा ना, ए कहलाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर मान लो एक वेक्टर ऐसे जा रहा है एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो ए वाला एंगल नहीं कहलाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इस वेक्टर का डायरेक्शन देख रहा है ए का इधर है लेकिन बी का इधर है, तो थोड़ा इसको एक्सपेंड करो, क्या करो, इसको एक्सपेंड करो, इमेजिनरी लाइन ड्रा करो, क्या इधर जा रहा है वेक्टर बी। अब देखो वेक्टर ए और वेक्टर बीच का बी का एंगल देख रहा है, ये वाला आ गया, तो ओ वाला एंगल हो जाएगा कितना, हम सबका टोटल होता है 180, लेकिन 120 इधर है तो कितना हो जाएगा ये वाला, 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया, ये था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, अब और देखते हैं हम लोग, फोर्थ में देखते हैं। मान लो कि दो वेक्टर इस प्रकार से दिया हुआ है, एक वेक्टर ए है इधर जा रहा है,
एक वेक्टर बी है जो इधर जा रहा है, ठीक है। अब बीच का एंगल दिया हुआ है 150 डिग्री, कितना दिया हुआ है 50 डिग्री। तब कितना होगा दो वेक्टर के बीच का एंगल? कुछ नहीं करना है, डायरेक्शन देख रहा है कि इधर जा रहा है, तो इसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, तो इसको एक्सपेंड कर दो, ये वेक्टर ए हो जाएगा। अब देखो एंगल कितना हो गया, वेक्टर ए और वेक्टर बी का ये एंगल हो गया बीच का, तो इसी एंगल को कहेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हो गया। तो 150 है तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से एंगल लिखा जाता है दो वेक्टर के बीच का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, इसका हर जगह पे यूज होगा, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स या एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो है टॉपिक, कौन ऐसा चैप्टर है जिसमें यूज नहीं है? लाइट में भी यूज है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, हर जगह पे आता है, समझ आया? तो एडिशन ऑफ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग खाली ध्यान से सुनिएगा। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, इसको जानने से पहले आप लोग को कुछ बेसिक चीजें बताते हैं। कोई वेक्टर होता है इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। ये वेक्टर मान लो कोई ये है, ए वेक्टर है, ठीक है। तो इस वेक्टर का जो ए वाला है ना, जिधर रे वाला है ना, इसको कहते हैं हेड, इसको बोलेंगे टेल। इधर जा रहा है तो हेड ई वाला है, ठीक है, इसको कहेंगे हेड, ठीक है। हेड ऑफ वेक्टर ए, ये हो गया टेल ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। हेड ऑफ ए वेक्टर, तो हेड टेल में किसी को दिक्कत है नहीं ना? टेल ऑफ ए वेक्टर ए, हेड ऑफ ओ वेक्टर ए का, ठीक है। एक बात और ध्यान देना, कोई बोलेगा कि दो वेक्टर को एडिशन क्या होगा, तो एडिशन तो आप लोग जानते ही हैं। अगर मान लो यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, इस प्रकार से, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 हो जाएगा। आप लोग को पता ही है 90 डिग्री है। आपको कोई बोलेगा 3 + 4 कितना होगा, 3 + 4 कितना होगा, क्या 5 बोलेंगे? 3 + 4 का 5 होगा कभी? नहीं ना, है? कोई बोलेगा तो गलत है। तो ये सब 3 + 4 7 होता है, आप लोग को रियल में पता है। लेकिन यहाँ पे 5 जो होगा वो पॉसिबल है सिर्फ 90 डिग्री के लिए, ठीक है। तो हम लोग का पढ़ना मेन क्या है ना, कि मान लो कोई चला इधर 3 मीटर, ठीक है, और यहां से चल गया ये 6 मीटर, और ये एंगल है मान लो 120 डिग्री पे, ठीक है। कितना एंगल है 120 डिग्री पे, तब बताओ ये कितना हो जाएगा, ये वाला कितना होगा? इस कंडीशन में दोनों को जोड़ के लिखा जाता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 + 6। अगर 90 हो जाएगा तो इस प्रकार से निकाला जाता है रूट में, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ये 5 आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से जब 90 होता तो, लेकिन जब कुछ एंगल पे इंक्लाइंड होगा तब कैसे निकालेंगे? तो हम लोग वेक्टर का यूज करते हैं। तो आप लोग को ध्यान रखना बाबू, अगर मान लो कि अगर आपको कोई दे दिया कि बाबू बताओ तो ये 8 है, ये 6 है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा बता देंगे तुरंत फटाक देनी। लेकिन कोई बोलेगा बाबू ये वाला 8 है, ये वाला 6 है, मान लो 150 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा बता पाइएगा? नहीं ना। तो इसी को बताने के लिए हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वेक्टर। अब वेक्टर में हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं? एडिशन, ठीक है। दो वेक्टर का एडिशन से निकलता है ये वाला, ठीक है। ये सब तो आसान से बना देगा, ये 8 है, ये 6 है, तो 10 हो जाएगा पाइथागोरस से। लेकिन इसमें हम लोग यूज करेंगे वेक्टर। तो देखो वेक्टर को ऐड करने के लिए 3 मेथड होता है। क्या होता है? 3 मेथड होता है, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर कितना मेथड होता है? 3 मेथड होता है, ध्यान से सुनिएगा।
पहला होता है टेल हेड मेथड, ठीक है, टेल हेड मेथड, ठीक है। दूसरा होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तीसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या होता है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तीन तरीका से वेक्टर को ऐड किया जाता है, लेकिन ये दोनों सिमिलर है, दोनों का फॉर्मूला सिमिलर होगा, ठीक है, सिमिलर फॉर्मूला या सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला आएगा, ठीक है। भले दोनों का तरीका अलग अलग होगा, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। ये तो पूरा सेम होगा, सबसे आसान है। जब आप लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, जैसे कि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जिसमें 1 लाख 2 लाख फी देते हैं, तो उसमें बच्चा को ये वाला पढ़ाया जाता है ज़्यादातर समझाने के लिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बस फॉर्मूला बता दिए, बच्चा आप समझते रहो, बस ये होता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, समझ में आया। तो यहाँ पे बताते हैं, हर चीज़ को प्रूफ करके बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग खाली ध्यान से सुनिएगा। 3 मेथड होता है वेक्टर को ऐड करने के लिए। एक होता है टेल हेड मेथड, दूसरा होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तीसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट में, टेल हेड मेथड। तो पहले इसको मिटाते हैं। टेल हेड मेथड, देखो टेल हेड मेथड का पहले कहता क्या है, बस जो कहता है वो सब सुनिएगा। इफ टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर ज्वाइनिंग विथ हेड ऑफ प्रीवियस वेक्टर, ठीक है। टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर ज्वाइन करता है प्रीवियस वेक्टर के किससे? हेड से। समझने वाली बात है। मान लीजिए 2 वेक्टर दिया हुआ, एक वेक्टर ए दिया हुआ है, ठीक है, एक वेक्टर बी दिया हुआ है, ठीक है। हमको बोल रहा है दोनों को ज्वाइन करना है, हमको बोल रहा है ए प्लस बी करना, यानी कि दोनों को जोड़ना है, ठीक है, या बोलेगा आपको बी प्लस ए करना है। तो पहला वेक्टर देखो, इसमें क्या है, ए जो है फर्स्ट वेक्टर है, यानी प्रीवियस वेक्टर यहां पे आ जाएगा, ठीक है, और बी है नेक्स्ट वेक्टर। तब पहले ध्यान देना बाबू लोग, वेक्टर ए पहले जुटेगा, तो वेक्टर ए जैसा जा रहा है उसे लिख दो यहाँ पे वेक्टर ए, ठीक है, लिख दिए। फिर किसको ऐड करने के लिए बोल रहा है? वेक्टर बी को। तो वेक्टर बी है, उसको एकदम यहां से जहां वेक्टर ए का हेड है वहां वेक्टर बी का टेल आना चाहिए, तो यहां से शुरू हो जाएगा। ये वेक्टर कौन सा हो गया? वेक्टर बी हो गया, समझ आया। तो यहाँ पे जो ज्वाइन हुआ, ए वाला वेक्टर ए का हेड है, लेकिन वेक्टर बी के टेल से जाके ज्वाइन हुआ है, समझ आया। तो पहला वेक्टर का हेड और दूसरा वेक्टर का टेल से जाके क्या होता है? ज्वाइन करता है, उसी कहते हैं टेल हेड मेथड, समझ आया। क्या कहते हैं? टेल हेड मेथड कहते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। फर्स्ट वेक्टर का हेड, जैसे कि देखो बेवकूफ समझना वाली बात है, बी प्लस ए बोल रहा है, तब शुरुआती में क्या है? बी है, तो बी वेक्टर को एकदम लिख दो, एकदम जैसा एकदम बोल रहा है पहले बी है, तो पहला बी वेक्टर, यहाँ पे बी वेक्टर ऐसे है जा रहा है, इस प्रकार से बी वेक्टर लिख दिए, ठीक है, ठीक है। फिर प्लस कौन सा वेक्टर? ए वेक्टर, तो ए वेक्टर जा रहा है फिर यहां से जाएगा, ठीक है, ये था हम सबका ए वेक्टर।
तो यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर बी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर ए हो रहा था, आओ सेकेंड वेक्टर ए है। ठीक है, तो इस बी वेक्टर का हेड जाकर ज्वाइन होगा ए वेक्टर के टेल से। ठीक है, किल से टेल से, तो इसी कारण इसको टेल हेड मेथड बोलते हैं। समझा यहाँ। और एक बात, इसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर जुड़ता है ना, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि वेक्टर वेक्टर जोड़ेंगे तो वेक्टर ही देगा। इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड जो होगा ना, ज्वाइन करेगा ना, इसी को कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर में हो जाएगा ए प्लस बी। क्या हो जाएगा? ए प्लस बी वेक्टर। इसी को कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो आर यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर को डिफिनेशन क्या लिखेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर यानी आर को क्या लिखेंगे? ज्वाइनिंग ऑफ टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। किस जगह ज्वाइन होगा? लास्ट वेक्टर के हेड से। तो फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन होगा। ठीक है, अब यहाँ b प्लस ए रिजल्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर ए कौन है? फर्स्ट वेक्टर कौन है? b है। तो b का टेल और लास्ट वेक्टर के हेड से आके क्या हो जाएगा? ज्वाइन हो जाएगा। यही होता है रिजल्टेंट वेक्टर। समझाया? तो एडिशन ऑफ वेक्टर आपको कुछ क्वेश्चन मेरे देते हैं, खाली ध्यान से सुनिएगा। देखो, वेक्टर का एडिशन बहुत ही आसान है बाबू, कुछ करना नहीं है, समझने वाली बात है। सिर्फ एक वेक्टर दिया हुआ है ए, वेक्टर दिया हुआ है मान लेते हैं बी, को वेक्टर दिया हुआ है मान लेते हैं सी। ठीक है, अब आपको बोल दिया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा बोल दिया हम लोग का बी प्लस ए प्लस सी वेक्टर करना है, थर्ड में सी प्लस ए प्लस बी करना है। बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी। तो फर्स्ट में बोल रहा ए, यानी कि फर्स्ट में चलते। ठीक है, ए तो शुरुआती में ए है तो ए वेक्टर इधर लिख दो। ठीक है, लिख दिए। फिर प्लस बी वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जहां ए खत्म हुआ है वहां ऊपर कहां जाएगा? बी से शुरू हो जाएगा। बी वेक्टर चल गया ऊपर, ये वेक्टर बी हो गया। ठीक है, तो बी वेक्टर का ये टेल है, ये वाला हाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस बोल रहा है सी, तो जहां से बी खत्म हो जाएगा फिर सी हो जाएगा शुरू, तो हो जाएगा हम सबका सी वेक्टर। तो ये सी वेक्टर का टेल है, ये सी वेक्टर का हेड है। ठीक है, समझ में आया? अब होता है रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बताए थे कि फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड, इसको ज्वाइन कर दो, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि तीनों वेक्टर का सम को ही रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं ना। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आ गया। समझ आया? अब आते हैं बी में, बी वेक्टर में चलते हैं, बी में चलते हैं। तो पहले क्या बोलेगा? सेकेंड में बी वेक्टर जा रहा है ऊपर की तरफ लिख दो बी वेक्टर। ठीक है, फिर प्लस ए, जहां बी खत्म हुआ फिर ए शुरू हो जाएगा, ए जा रहा है इधर। ठीक है, तो यहां से शुरू हो जाएगा ए वेक्टर। फिर प्लस सी किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, तो सी के इसे कर देंगे। ठीक है, सी हो गया। ठीक है, कौन सा हो गया? सी वाला। ठीक है, सी वाला। यहां तक किसी को दिक्कत है? अब बोल रहा है रिजल्टेंट, यानी इसके बराबर आर ले लेते हैं रिजल्टेंट। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या बोलता है? फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये आ गया हम सबका
रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा? बी प्लस ए प्लस सी, बी प्लस ए प्लस सी। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत है? अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या बोलता है? सी प्लस ए प्लस बी। सी वेक्टर किधर है? ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर सी हो जाएगा। फिर प्लस ए, ए किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, ए वाला। जहां सी खत्म होगा वहां से शुरू होगा, ए वेक्टर हो गया। फिर प्लस बी, बी किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है, तो बी को ऊपर कर देते। ठीक है, आ गया ऊपर की तरफ, हो गया, ऐड हो गया। अब रिजल्टेंट बोलेगा, इसके बराबर आर लेते हैं रिजल्टेंट। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? फर्स्ट वेक्टर का टेल लास्ट वेक्टर का हेड से ज्वाइन कर देते हैं, तो हो गया, ये हो गया हम सबका। डायरेक्शन तो इधर ही जाएगा ना, तो ये हो गया हम सबका रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर में क्या था? सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब एडिशन ऑफ वेक्टर आप लोग को समझ में आया। ये था हेड और टेल। ठीक है, अब इसको थोड़ा मिटाते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है, थोड़ा समझिएगा वर्क कैसे करता है। ए भी सेम काम करेगा टेल टू हेड। टेल को ज्वाइन करेंगे, पहला वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जाकर क्या होगा? ज्वाइन करेगा। समझ आया? तो इस किस मेथड पे बेसिस पे है? किसके बेसिस पे है? टेल हेड मेथड पे बेसिस पे है ये वाला। ठीक है, इसमें हम लोग क्या डिफिनेशन लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे दो वेक्टर, पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू कंसेक्यूटिव, दो लगातार, कंसेक्यूटिव लगातार होता है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर, इन सेम ऑर्डर। किस ऑर्डर में? सेम ऑर्डर में। देन रिजल्टेंट इज डिफाइंड बाय क्लोजिंग साइड ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, देखो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करता है टेल हेड मेथड को। ठीक है, इसमें होता पहले क्या है? सुनना, बस ध्यान से सुनना। बोल रहा है डिफिनेशन इसका कि दो वेक्टर है जो बताएगा हम सबको कि वह किसी ट्रायंगल का दो लगातार साइड है। तो इसका एक फिगर बनाते हैं। ए मान लो ए साइड हो गया, ये हो गया ए, तो चाहे पी क्यू ले लो पी क्यू। पी वेक्टर हो गया, ये हो गया हम सबका क्यू वेक्टर। ठीक है, कोई डाउट है इसमें?
इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू कंसेक्यूटिव साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मान लो कोई ट्रायंगल बनाएगा ये वाला, ठीक है, तो दो लगातार साइड हो गया ट्रायंगल का, एक साइड ए हो गया, ठीक है, इन सेम ऑर्डर, क्या बोल रहा है, सेम ऑर्डर में, देन रिजल्टेंट इज डिफाइंड बाय, रिजल्टेंट बताए थे, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट का हेड, तो फर्स्ट वेक्टर का हेड टेल लास्ट का हेड से ज्वाइन कर देते, ठीक है, ये हम सब का आएगा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, क्या आएगा रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर क्या कहता है, दोनों वेक्टर का सम, यानी कि P प्लस Q वेक्टर का सम को रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं, यही बताए थे ना। अब देखो इन सेम ऑर्डर देन रिजल्टेंट इज डिफाइंड बाय क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल, बोल रहा है कि दो गो वेक्टर है, एक वेक्टर P है एक वेक्टर Q ले लिए, ठीक है, दोनों जो वेक्टर है किसी ट्रायंगल का लगातार साइड है, एक साइड है लगातार है दोनों ना। अब बोल रहा है रिजल्टेंट जो होगा वो वेक्टर P और Q के अपोजिट ऑर्डर में होगा, यानी P जा रहा है इधर से, P वेक्टर इधर से जाएगा, ठीक है, लेकिन जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इसका उल्टा आएगा, ठीक समझा रहे, अपोजिट ऑर्डर में जाएगा, इसका ऑर्डर ऐसे है लेकिन रिजल्टेंट का ऑर्डर उल्टा है, नहीं रिजल्टेंट का देख रहा है इधर से जा रहा है, ठीक है, और इसका जो ट्रायंगल बनाएगा रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा तीसरा साइड होगा, तो दो साइड हो गया वेक्टर P और Q, तीसरा साइड हो गया रिजल्टेंट, तो हमको बोलेगा कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये तो दिया है, ये दिया है, मैग्नीट्यूड पूछ लेगा, मान लो ये जो एंगल बना रहा होगा अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है, मानने में क्या जा रहा है, मान लेते हैं, ठीक है, अल्फा एंगल बना रहा है, लेट कर लेते हैं, ठीक है, कौन सा एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल, ठीक है, ये वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है, यहां तक कोई डाउट है। अच्छा ए जब टूटेगा वेक्टर, मान लो कि यहां से ये थीटा बना रहा है, कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, लेट, तो ये टूटेगा तो इधर कितना चलाएगा, सॉरी इसको बढ़िया से, ये जब टूटेगा बताया तो तोड़ने के लिए, तो एक्स में आ जाएगा, इधर थीटा है, P Q वेक्टर है, टूटेगा तो ये एंगल लिया गया इधर से, तो इधर आएगा कितना Q कोस थीटा, लेकिन जस्ट इसके ऊपर क्या चलाएगा, Q साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, Q वेक्टर का साइन थीटा, इसमें किसी को डाउट है। अब देखो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये वाला बना लिया ना, तो इस साइड का लेंथ तुमको पता है, इसका भी पता है, इसका भी पता है, मान लेते हैं ये है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, तो ए बी बी सी और ए सी का भी सब पता है, तो हम लगा देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का, यानी कि क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये हाइपोटेनस हो गया, इस एंगल के लिए देखो ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर, ए सी कितना है, आर है, तो आर का स्क्वायर लिख देंगे, और ए बी समझ में आ रहा है, ए बी पूरा हो जाएगा, तो यहां से यहां तक P है, इतना Q कोस थीटा, तो दोनों को जोड़ देंगे, P प्लस Q कोस थीटा, तो P प्लस Q कोस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, अब देखो प्लस BC कितना है, Q साइन थीटा है, तो Q साइन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा क्या, BC का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कोस थीटा, इसको लिख दिए, ठीक है, अब प्लस कौन है, Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब देखो आर स्क्वायर को आर स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर P स्क्वायर लिख दिए। अच्छा एक यहाँ पे Q कोस स्क्वायर थीटा है, Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों एडिशन में, तो Q कोस स्क्वायर थीटा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो Q स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1, तो क्या बचेगा, Q स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो इसका जगह और इसका जगह पे क्या चलेगा, Q स्क्वायर नहीं Q स्क्वायर चलेगा, प्लस क्या बच गया
2pq कोस थीटा। समझ में आया? इसको मिटा देते हैं हम लोग। क्या बच गया? 2pq कोस थीटा। अब रिजल्टेंट यहाँ पे था, अब उधर चढ़ जाएगा तो पावर में चला जाएगा, रूट में चल जाएगा, तो रूट बराबर कितना चलेगा यहाँ पे? रिजल्टेंट बराबर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। ये हम सबका आ गया रिजल्टेंट। आ गया रिजल्टेंट ना? रिजल्टेंट आ गया। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, रिजल्टेंट कितना निकल के आया बाबू हम सबका? रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा आया। ठीक है, ये सबको पता है। रिजल्टेंट मैक्सिमम कब हो सकता है? ध्यान में थोड़ा सोचो तो, मैक्सिमम कब होगा? थोड़ा दिमाग पे जोड़ दो तो, जब कोस थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। और कोस थीटा का वैल्यू 1 कब होता है? 0 डिग्री पे होता है। 180 डिग्री पे -1 होता है कोस थीटा का वैल्यू। नहीं पता है? कोस 0 का वैल्यू 1 होता है, कोस 0 डिग्री का, और कोस 180 का होता है -1 होता है। समझ में आया? तो ये पूरा मैक्सिमम कब होगा? जब कोस थीटा का वैल्यू 1, यानी कोस थीटा का वैल्यू 1, दैट मीन्स थीटा का वैल्यू 0 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हम सबका? अंडर रूट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और कोस थीटा का वैल्यू 1 तो 2pq बचेगा। अब दिखाई दे रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो क्या लिखेंगे? p प्लस q के होल स्क्वायर रूट में आ जाएगा, क्योंकि इसका यहाँ पे लिख दिया स्क्वायर में, तो रूट स्क्वायर कैंसिल कर देगा। तो रिजल्टेंट कितना चलेगा हम सबका? p वेक्टर प्लस q वेक्टर। समझ में आया? कितना चलेगा? p वेक्टर प्लस q वेक्टर। समझ में आया? ये आ गया मैक्सिमम। क्या आ गया? मैक्सिमम रिजल्टेंट आ गया। क्या आ गया बाबू हम सबका? मैक्सिमम रिजल्टेंट। क्या आ गया? मैक्सिमम रिजल्टेंट। इसको क्या लिखेंगे? मैक्सिमम रिजल्टेंट फॉर मैक्सिमम रिजल्टेंट। ठीक है, ये मोड में आएगा रिजल्टेंट। ठीक है, मैक्सिमम रूट में था ना, मोड था ना, मैग्नीट्यूड निकाला है ना सब, ये मैग्नीट्यूड निकला था ना। मैक्सिमम रिजल्टेंट आ गया। कोई बोलेगा मिनिमम रिजल्टेंट, तो फॉर मिनिमम रिजल्टेंट, मिनिमम जो रिजल्टेंट होगा कब होगा? जब यहाँ पे कोस थीटा का वैल्यू -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -1। कोस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1। -1 कब होता था? थीटा का वैल्यू 180 होता है। तो कोस -1 कब होता है? जब थीटा का वैल्यू 180 होता है ना। तो पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे r का मोड बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq इंटू -1, यानी कि -2pq आ जाएगा। अब देख रहा है -b का होल स्क्वायर पे बैठ गया, तो सीधे लिखो r लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? रूट में p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। क्या लिख देंगे? होल स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तब p प्लस क्यू, p माइनस क्यू बच जाएगा, p माइनस क्यू वेक्टर बच गया। ये r वेक्टर के मोड के बराबर p माइनस क्यू वेक्टर हो जाएगा, p माइनस क्यू वेक्टर हो जाएगा। ये आ गया मिनिमम। कितना आया? मिनिमम रिजल्टेंट। ये आ गया मैक्सिमम रिजल्टेंट का। मैक्सिमम रिजल्टेंट पूछेगा तो p प्लस क्यू, मिनिमम रिजल्टेंट पूछेगा तो p माइनस क्यू। अब एक चीज और ध्यान रखना, इससे क्या हम सबको पता चला कि p माइनस क्यू का जो मोड होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो कम होगा किससे? रिजल्टेंट से। और सबसे ज्यादा किसका होगा? p प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड होगा। समझ आया? ये चीज को ध्यान रखना। ये आ गया रिलेशन हम सबका। जिसमें किसी को दिक्कत है? अच्छा, मैक्स रिजल्टेंट निकल गया, मिनिमम रिजल्टेंट निकल गया, मैक्सिमम निकल गया। हमको पूछ देगा दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर p के बीच का एंगल कितना होगा? दैट मीन्स अल्फा एंगल कितना होगा?
बेवकूफ, अल्फा एंगल निकालने के लिए सोचना पड़ेगा। लगा दो टेन अल्फा। टेन अल्फा कितना होगा? टेन बराबर पी बटा बी। तो पी कितना है? क्यू साइन थीटा। अब बी कितना है? पी प्लस क्यू कोस थीटा। तो पी प्लस क्यू कोस थीटा। समझ में आया? तो बताओ अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा बटा पी प्लस क्यू कोस थीटा। ये आ गया अल्फा बराबर। समझ में आया? तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। इतना तक किसी को दिक्कत है नहीं ना? तो इसको मिटाते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इसका थोड़ा आसान आसान रहेगा, ठीक है? तो आप लोग को क्वेश्चन हम समझाते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा? मान लो दो वेक्टर दिया हुआ है। एगो वेक्टर ए है, ठीक है, जो 6 है। वेक्टर बी है जो मान लो कि 8 है, ठीक है। और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मान लो कि दिया हुआ है अल्फा, दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। तो हमको पूछेगा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? सॉरी, अल्फा नहीं, थीटा दिया रहेगा। कितना दिया रहेगा? थीटा दिया रहेगा 60 डिग्री। तो पूछेगा आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कुछ नहीं करना है, रिजल्टेंट क्या बताए थे? अंडर रूट वेक्टर ए, वेक्टर पी, वेक्टर क्यू। तो वेक्टर ए पी की जगह पे ए है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कि क्या फॉर्मूला बताए थे? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कोस थीटा बताए थे, हैं? तो आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से पी यानी कि 6 मान लो, किसी को पी मान लो, किसी को क्यू मान लो, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 8 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 पी। पी कितना है? 6 है, फिर 8 और कोस कितना है? 60 डिग्री। यही है ना? अब बताओ रिजल्टेंट बराबर कितना हो जाएगा? 36 प्लस 64 प्लस, ये तो 6 गुना करना छोड़ दिए, 6 हो जाएगा। और कोस 60 का वैल्यू हाफ, आई 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 8 6 48 चला यहाँ से। अब यहाँ रिजल्टेंट कितना आ गया हम सबका? 148 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। अब अल्फा, अल्फा बराबर क्या बताए थे? क्यू साइन थीटा बटा पी प्लस टेन अल्फा बराबर था ना, पी प्लस क्यू कोस थीटा था। तो बताओ पी कितना, पी यानी क्यू कितना है? बी है, तो यानी 8, 8 साइन 60 बटा 6 प्लस 8 साइन कोस 60। यही था ना? टेन अल्फा बराबर, ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स, यहाँ से सोल्व करेगा कितना चलेगा? 8, और उसका वैल्यू √3/2 यानी कि 4 √3 ऊपर में चलाएगा, नीचे में कितना चलाएगा? ये कैंसिल होगा, 4 नीचे में 10 चलाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया वैल्यू किसका? अल्फा बराबर टेन इनवर्स 4√3/10 का, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो बना लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मान लो वेक्टर पी है, ठीक है। कौन सा वेक्टर है? पी है, जो है मान लो कि 10। अब वेक्टर क्यू है, वो है मान लो कि 6, ठीक है। आपसे पूछ लिया क्या? आर वेक्टर का मोड कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट, यानी रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? दूसरा पूछ लिया अल्फा का वैल्यू, और थीटा का वैल्यू दिया हुआ है आपको 30 डिग्री। निकल जाएगा ये बोला। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बताए थे आप लोग को? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा बताए थे, हैं? रिजल्टेंट का यही था ना? तो यहाँ पे p यानी कि 10, 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 2p यानी कि 10 और 6 और कोस 30 का वैल्यू। अब रिजल्टेंट आ जाएगा इससे सोल्व करके, जो आएगा। फिर यहाँ से क्या निकालना बोल रहा है? अल्फा। अल्फा क्या था? टेन अल्फा बराबर क्या था? क्यू साइन थीटा प्लस पी प्लस क्यू कोस थीटा। तो यहाँ पे क्यू कितना है? 6 है, और साइन 30 हो जाएगा। अब बताओ पी कितना है? 6 है, 10 है, 10 प्लस क्यू कितना है? 6 है, कोस
30 डिग्री। अब इसको जो सोल्व करके आएगा वो tan अल्फा का वैल्यू हो जाएगा, अल्फा पूछेगा आपसे। यही तो है हम सबका क्या, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यही है बाबू, यही है, यही है बाबू, यही है। कोई वेक्टर दिया रहेगा, इसे मान लीजिए कि 3 दिया हुआ, इधर दिया हुआ है, उस टाइम बताए थे कोई एग्जाम्पल लेकर के, उसी को करके देख लो। बताए थे बाबू कि अगर ये 3 है, ये 4 है, तो आप लोग बता दीजिएगा हंसते हंसते कि 5 हो जाएगा, 90 है तब बता दीजिएगा ना। लेकिन कुछ एंगल पे रहेगा तो क्या बताए थे कि वेक्टर मान लो एक 3 है, इधर 4 है, अब बीच का एंगल मान लेते कितना है, 120 होता होगा। कितना है, 120 डिग्री। तब ई वाला रिजल्टेंट कितना आएगा, ई वाला। तो क्या लगाना है बाबू, क्या लगाना है, पता है ना क्या लगाना है। रिजल्टेंट बराबर मारेंगे ना, हक देंगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2, क्वेश्चन को बर्बाद कर दो, एकदम चौपट कर दो। 2 इंटू 3 इंटू 4 और कोस, कोस कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यही था ना, पी क्यू 2 पी क्यू कोस 120। अब सोल्व कर लेते हैं, जो वैल्यू आएगा रिजल्टेंट का वैल्यू हो जाएगा। हैं, और कुछ तो था नहीं, तो बताए थे इसी ना, इसी को ना वहां पे बताया था कि कैसे सोल्व होगा जो। तो 2 मेथड हो गया। अब वेक्टर को ऐड करने के लिए तीसरा मेथड पे आते हैं। तीसरा वेक्टर जो का ऐड करने का जो तरीका है कौन सा है बाबू, बोलेंगे हमको पता है, ये नहीं आप बोल रहे हैं कौन सा है जो। थर्ड क्या था बाबू आप लोग का, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन सा था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ, कौन सा है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या होता है, इसका पहले डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे, डिफिनेशन पहले लिख लेंगे। joins two vector from tail to tail as two adjacent sides of a पैरेललोग्राम। किसका, पैरेललोग्राम, ठीक है। इसमें पैरेललो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, इसके पहले लॉ जो बताए थे आपको कौन सा लॉ था, टेल टू हेड मेथड बताए थे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी उसी के बेसिस पे था, किस पे, टेल और हेड के बेसिस पर। लेकिन जो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो उसके बेसिस पे नहीं है, ये टेल टू टेल के मेथड पे है, टेल टू टेल, टेल टू टेल, समझ में आया। दोनों वेक्टर का जब टेल ज्वाइन करेंगे ना, उस मेथड पे ये बना हुआ है। तो इसका फिगर बनाते हैं हम लोग। बोल रहा है क्या, ज्वाइन टू वेक्टर फ्रॉम टेल टू टेल एज टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। दो वेक्टर है मान ले, तो दो वेक्टर कौन कौन सा होगा, एक वेक्टर कौन सा है, P है, ठीक है, और एक वेक्टर क्या है, Q है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में समझ में आ रहा है कुछ, ये वेक्टर P का क्या है, ये वाला टेल है, ये हेड है, ये वेक्टर Q का ये हेड है, ये टेल है। तो दोनों वेक्टर का टेल यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, यानी दोनों वेक्टर का एक कॉमन पॉइंट हो गया, ठीक है, यही है ना। क्या बोल रहा है पैरेललोग्राम कि दो वेक्टर का जब मान लो कि दो वेक्टर है, ए वेक्टर मान लो, ये वेक्टर ए P है, ये P वेक्टर का ये क्या हो गया, हेड, ये टेल हो गया। ये वेक्टर Q है, इसका क्या हो गया, ये हेड, ये हो गया टेल। दोनों वेक्टर का जब टेल ज्वाइन करेंगे ना, तो ये कौन सा लॉ फॉलो करेगा,
पैरेललोग्राम लॉ फॉलो करेगा दोनों को एडिशन करने के लिए। समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत है? अब मान लो एंगल इसका दिया हुआ है थीटा, कितना दिया हुआ है? थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत? अब बोल रहा है इसका जो रिजल्टेंट होगा, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर देगा किधर देगा और कैसा देगा? इसका जो रिजल्टेंट होगा हम सबका वह डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो क्या बोला पैरेललोग्राम की दोनों वेक्टर जो होगा पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड होगा, ठीक है। क्या होगा? एडजेसेंट साइड होगा। तो देखो एक्स को एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बना लेते हैं, इस प्रकार से बन गया। ये क्या बन गया? इमेजिनरी पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। इसका रिजल्टेंट क्या बोला? दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा दोनों वेक्टर का कॉमन पॉइंट से होगा। तो दोनों वेक्टर का कौन, इसके पास देखो इस पैरेललोग्राम के पास कितना डायगोनल होगा? एक डायगोनल ए होगा, एक डायगोनल ए हो गया। तो क्या ए डायगोनल दोनों वेक्टर के कॉमन पॉइंट से पास करेगा? नहीं ना, ए वाला डायगोनल पास करेगा दोनों वेक्टर के कॉमन पॉइंट से, ए वाला, ए वाला, समझा? तो ये क्या हो जाएगा? हम सबका रिजल्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? रिजल्टेंट हो जाएगा। अब मान लो ये कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। किससे? रिजल्टेंट वेक्टर से। अच्छा, हमको यही रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। कैसे निकलेगा? वहां पे था पहला वेक्टर का हेड, दूसरा वेक्टर का टेल से हेड था, लेकिन यहाँ पे दोनों वेक्टर का क्या है? हेड ही है। तब कैसे बनेगा? बनेगा कैसे? कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले देखो क्यू वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली, क्योंकि वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। ये क्यू वेक्टर है तो ये भी क्यू वेक्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? क्यू वेक्टर हो गया। क्यू वेक्टर तुरंत हो गया क्यू वेक्टर ना। अब देखो, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं, इसको अब ब्रेक करो। क्या करो? ब्रेक करो। तो टूटेगा एक, मान लो यहां से थीटा एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है? थीटा। तो इधर टूटेगा क्या? क्यू कोस थीटा, और इधर क्यू साइन थीटा में टूटेगा। समझ में आया? अब कुछ थोड़ी बचा हुआ है, आई कुछ बचा है नहीं ना। क्या करना पड़ेगा? हम लोग का रिजल्टेंट निकालना है, तो हम लोग चलेंगे इस ट्रायंगल में, इसमें चलेंगे। मान लेते हैं ये है, ये बी है, ये सी है। चलते हैं किसमें? इन ट्रायंगल एबीसी में। तो एबीसी में ट्रायंगल में हमको निकालना है, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया इस अल्फा एंगल के लिए। तो क्या लिखेंगे? AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हम सबका? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट है? नहीं ना। अब देखो AC यानी कि रिजल्टेंट का स्क्वायर हो गया, को डाउट? अब देखो AB यानी P प्लस क्यू कोस थीटा, P प्लस क्यू कोस थीटा का स्क्वायर। और देखो BC कितना है? Q साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा BC। तो अब इसको क्या लिखेंगे? यहाँ पे रिजल्टेंट का स्क्वायर बराबर, इसको तोड़ेंगे A प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो क्या टूटेगा? P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, सॉरी P स्क्वायर प्लस क्यू कोस स्क्वायर थीटा होगा ना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कोस थीटा आ जाएगा, प्लस कितना है? क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब देखो रिजल्टेंट का स्क्वायर बराबर क्या बचेगा? पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर लिख दो। अब देखो ए क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्यू कॉमन ले लेंगे, दोनों प्लस में है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना होगा? 1। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे? क्यू स्क्वायर थीटा, क्यू स्क्वायर प्लस ये बच जाएगा कितना? 2PQ कोस थीटा, ठीक है। अब देखो ये वाला स्क्वायर में हो जाएगा तो रूट में चढ़ जाएगा, तो रिजल्टेंट बराबर क्या हो जाएगा हम सबका? अंडर रूट
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस थीटा। कुछ समझ में आया? स्टार्टिंग में क्या बोले थे, जो फॉर्मूला होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का, सेम फॉर्मूला किसका हो जाएगा हम सबका, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, इसमें तो कोई अंतर है नहीं। अब निकालना है हमको अल्फा। क्या निकालना है? अल्फा एंगल। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, tan अल्फा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? tan अल्फा लगा देंगे। लेकिन अल्फा हमको निकालना है तो tan अल्फा लगाएंगे, और निकालना है हमको अब थीटा। क्या निकालना है? थीटा एंगल। कौन निकालना है? थीटा। तो थीटा एंगल कैसे निकलेगा? ध्यान से सुनना, समझने वाली बात है। ई वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किए हैं, ये जो एंगल यहाँ से थीटा बना रहा है यहाँ से, तो इसको पैरेलली शिफ्ट किए थे, तो ये भी यहाँ से यहाँ थीटे न बना रहा है, थीटे न है, तो ए निकलेगा। तो यही दोनों तो सेम ही एंगल होगा ना, जितना पे ए झुका हुआ उतना पे यही झुका हुआ ना, दोनों सेम झुका हुआ है ना इंक्लिनेशन। तो ई थीटा, तो ये भी कितना है? थीटा ही है, दोनों तो सेम ही है। तो क्या करते हैं, ई वाला एंगल निकाल लेते हैं तो वही बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या लगाते हैं, क्या, tan थीटा। हमको थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है, ये वाला थीटा का वैल्यू। तो क्या करेंगे, tan थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर, इस एंगल के परपेंडिकुलर ये बेस, ये वाला तक क्यू साइन थीटा, फिर तो वैल्यू वही चलाएगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं, अल्फा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? tan अल्फा का वैल्यू। tan अल्फा कैसे निकलेगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है बेस, ये वाला हो गया। तो क्या हो जाएगा, क्यू साइन थीटा बटा p प्लस क्यू कोस थीटा। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्यू साइन थीटा बटा p प्लस क्यू कोस थीटा। क्या सेम फॉर्मूला बताया था, सेम आ गया ना, इसमें कोई अंतर बुझा रहा है नहीं ना? तो ये था, हम सबका था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इस पे क्वेश्चन वगैरह हम सबको करने के लिए आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन करेंगे जे मेंस के बेसिस पे, जो पूछा होगा। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको मिटाते पहले। ये हम सबका क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दो वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, P और Q, इसका रिजल्टेंट कितना है, R, ठीक है। एंड बोल रहा है तीनों वेक्टर भी बराबर होगा, इफ P प्लस Q बराबर R एंड P वेक्टर Q वेक्टर और R रिजल्टेंट वेक्टर तीनों क्या है, बराबर है। तो बोल रहा है एंगल निकालना है P वेक्टर और Q वेक्टर के बीच का एंगल। तो इसमें तो सब कुछ दिया हुआ है। तो इसको बनाने का दो मेथड होता है। फर्स्ट मेथड देखेंगे हम लोग। फर्स्ट मेथड बहुत लॉन्ग चला जाएगा थोड़ा सा। फर्स्ट मेथड क्या कहता है, फर्स्ट मेथड हम लोग को कहता है, पहले देखो दिया हुआ क्या है, P प्लस Q बराबर R दिया हुआ है, ठीक है, और P का मोड और Q का मोड मैग्नीट्यूड सबका क्या है, बराबर है। मैग्नीट्यूड यानी लेंथ बराबर होगा तीनों वेक्टर का। तो क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला लगाएंगे, रिजल्टेंट बराबर क्या फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट बराबर होता है अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P Q कोस थीटा होता है। अब स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर करने पे तो ये तो कैंसिल हो गया। तो R स्क्वायर बराबर क्या हो गया, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P Q कोस थीटा। समझ में आया? अब देखो R बराबर P बराबर Q तीनों बराबर दिया हुआ, तीनों बराबर है। तो जहां पे R है वहां P लिख देते हैं, तो P स्क्वायर हो जाएगा। अब P स्क्वायर तो रहबे करेगा, Q की जगह पे P लिख देते हैं क्योंकि तीनों बराबर है। P स्क्वायर प्लस 2P इंटू Q, यानी Q की जगह P पुट करेंगे, तीनों बराबर है तो P स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और कोस थीटा। अब देखो P स्क्वायर, P तीनों से कॉमन लो तो P स्क्वायर, अब बचेगा 1 प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 2 कोस
थीटा। अब देखो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 भी इससे कॉमन चलाएगा तो यहाँ बचेगा 1 और 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस कोस थीटा। अब 2 को लेकर चलाते हैं इधर 2 1/2 हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। कितना चलेगा 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, अब 1 को इधर लेके चले आते तो घर जाएगा तो 1/2 माइनस 1 बराबर कोस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1 यानी कि माइनस हाफ, यानी थीटा कोस थीटा बराबर माइनस हाफ आया। तो किस एंगल पे होता है कोस थीटा का वैल्यू माइनस हाफ? 120 डिग्री पे होता है। कितना पे होता है 120 डिग्री पे। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया हम सबका 120 डिग्री। समझ में आया? ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड से देखो यहाँ पे सेकेंड मेथड क्या कहता है हम लोग का। सेकेंड मेथड क्या कहता है, दो गो वेक्टर दिया हुआ, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, दो गो वेक्टर है, अगर रिजल्टेंट है एक, दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट आएगा, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। तो एक वेक्टर मान लेते हैं क्या, यहाँ पे एक है पी वेक्टर और दूसरा मान लेते हैं ये है क्यू वेक्टर। ठीक है, और एक ये मान लो रिजल्टेंट आ गया हम सबका। क्या आ गया, ये रिजल्टेंट आ गया। क्या आ गया, रिजल्टेंट। तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है। जब मैग्नीट्यूड यानी कि ये इसका 5 मीटर लेंथ होगा, इसका 5 मीटर, इसका 5 मीटर, तीनों का लेंथ सेम है तो तीनों का एंगल भी बराबर होगा। और लग रहा है जब तीनों एंगल बराबर होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री हो गया। और तो कुछ करना नहीं है। अच्छा, हमको निकालना है पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच का एंगल। तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, इसी को थोड़ा सा यहाँ ड्रा कर लेते हैं। पी वेक्टर जा रहा है ऊपर की तरफ, सॉरी क्यू वेक्टर जा रहा है ऊपर की तरफ, अब पी वेक्टर आ रहा है इधर, आई है 60 डिग्री, यही है ना, इसको बना दिए यहाँ पे, सेम यहाँ पे कर दिए। ठीक है, तो बताओ दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए बताए थे, क्या ये 60 डिग्री ही होगा? दो वेक्टर के बीच का एंगल नहीं होगा। कब होगा, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा आगे की तरफ, तो ये बन जाएगा पी वेक्टर, ये भी तो पी था ना, तो अब निकलेगा क्यू और पी वेक्टर के बीच का एंगल, तो टोटल होता है 180, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 है तो 120 हो जाएगा। तो ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, दोनों मेथड सेम ही है। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन रहेगा देखेंगे कल। ठीक है।